नमस्कार बच्चों, बीए पाठ प्रथम वर्ष की भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है समस्थिति सिद्धांत, इसे कहते हैं आइसोस्टेसी। जैसे कि आप सभी देखते हैं, भूपटल पर ऊंचे पर्वत, विषम पठार, समतल मैदान, निम्न सागरीय बेसिन, घाटियां आदि भू आकृतियां स्थित हैं। धरातल पर एक और अंतर्जात बल द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरी ओर बाह्यजात बल धरातल का निरंतर अपरदन करते हुए पदार्थों को सागरों में निक्षेपित करते रहते हैं। तो ये दोनों बल एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी धरातल पर संतुलन रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? इस संतुलन के पीछे स्थित अदृश्य शक्ति को विद्वानों ने भू संतुलन या आइसोस्टेसी समस्थिति नाम दिया है। आइसोस्टेसी शब्द लैटिन भाषा के शब्द आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका अर्थ है समान स्थिति। समस्थिति को अगर हम परिभाषित करें तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊपर उठे हुए जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा नीचे धंसे हुए घाटियां आदि भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा ही संतुलन है। Isostasy simply means a mechanical stability between the upstanding parts and low-lying basin on a rotating earth. होम्स ने परिभाषा दी है, समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों और मैदानों के मध्य पाई जाती है। स्टीयर्स ने कहा है, पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन विद्यमान है, समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थ की मात्रा समान होगी। समस्थिति की संकल्पना प्लवनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे आर्किमिडीज ने प्रस्तुत किया था। प्लवनशीलता क्या होती है? तरल माध्यम में किसी वस्तु के तैरने का वह गुण है प्लवनशीलता, जिसके द्वारा वह अपने द्रव्यमान के बराबर द्रव को हटाता है। इस्पात से निर्मित जलयान तैर जाता है क्योंकि वह अपने कुल भार के बराबर जल राशि को हटा देता है, लेकिन जलयान को सहारा देने वाली जल की सतह यांत्रिक अर्थों में मजबूत नहीं होती। यांत्रिक शक्ति की अपेक्षा प्लवनशीलता गुण जलयान को सहारा देता है। तो तैरने का सिद्धांत और समस्थिति में संबंध स्थापित किया गया है। आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन, का पूरा नाम है C.E. डटन, ने 1889 में किया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राट महोदय ने इस सिद्धांत का विश्लेषण किया था, किंतु इस क्षेत्र के प्रेक्षण कार्य अन्य विद्वानों ने भी साथ साथ किए। समस्थिति के अंतर्गत दो विद्वानों की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके सिलेबस में है, प्राट की संकल्पना और एयरी की संकल्पना, और दोनों के मध्य तुलना। तो पहला है प्राट की संकल्पना। समस्थिति के संबंध में आर्किडियन प्राट ने अपनी धारणा 1855 में प्रस्तुत की। इन्होंने हिमालय पर्वत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन करने के बाद अपने विचार प्रस्तुत किए थे। कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थान हिमालय के निकट था। उनकी अक्षांशीय स्थितियों में त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय माप में केवल 5.236 का अंतर आया था। प्राट ने गणना हिमालय का औसत घनत्व 2.75 मानकर की थी। इस आधार पर प्राट ने यह निष्कर्ष निकाला कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम होता है। अपनी धारणा को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने विभिन्न वस्तुओं सीसा, लोहा, एंटीमनी और जस्ता के 4 टुकड़े, जिनका भार एक समान है, आकार छोटा बड़ा था, एक पारा भरे बर्तन में इनको तैरने दिया। टुकड़ों का भार एक समान था, इसलिए पारे में इनका प्रवेश लगभग बराबर गहराई तक होगा, किंतु छोटे व बड़े होने के कारण पारे से बाहर इनकी ऊंचाइयां भिन्न भिन्न होंगी। कम घनत्व वाले टुकड़े ऊंचे और अधिक घनत्व वाले टुकड़े नीचे रहेंगे। तो इस प्रयोग से उन्होंने बताया कि पर्वत, पठार और मैदानों, समुद्रों के तलों के बीच लगभग इसी प्रकार का संबंध है। ये सभी भूभाग आद्य स्तर पर टिके हुए हैं, जिनका घनत्व 3.3 है। पर्वतों का घनत्व कम है, इसलिए वे ऊपर को उठे हुए हैं। इसके विपरीत समुद्र तल का घनत्व अधिक है और वह नीचे को धंसा हुआ है।
प्राट ने बताया कि ऊंचाई और घनत्व का विपरीत व उल्टा अनुपात है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व होता है और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। प्राट ने एक क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना को पारित किया, लेवल ऑफ कंपनसेशन। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है तथा इसके नीचे घनत्व समान रहता है। प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल के नियम में था। बोवी महोदय ने कहा कि प्राट के मत में तैराव के नियम की झलक भी आंशिक रूप से मिलती है। प्राट की धारणा के अनुसार एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ तक जाने में घनत्व में परिवर्तन आ जाता है। प्राट की धारणा का महत्वपूर्ण अंग था एक समान गहराई तथा परिवर्तित घनत्व, यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग डेंसिटी। प्राट का प्रयोग को आपको चित्र की सहायता से ही बताया गया है। इसमें पहले धातुओं के बारे में बताया है और दूसरे में आपको पर्वत पठार बेसिन का चित्र दिखाया गया है। अब है एयरी की धारणा। ब्रिटेन के शाही खगोलशास्त्री सर जॉर्ज एयरी ने सन 1859 में समस्थिति का सिद्धांत दिया था। प्राट ने दिया 1855 में और एयरी ने दिया 1859 में। तैराव का सिद्धांत का अनुसरण करते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वी की कम घनत्व वाली ऊपरी पपड़ी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, अधिक घनत्व वाले आद्य स्तर पर तैरती है। उन्होंने बताया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है, बल्कि आद्य स्तर पर भी काफ़ी गहराई तक ये प्रविष्ट किया है इसने। इनके अनुसार ऊंचे भागों का टिका रहना तभी संभव है जबकि उसका बहुत सा भाग निचले द्रव पदार्थ में डूबा रहे। आर्किमिडीज, जो मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने तैराव का सिद्धांत दिया था कि तैरती हुई वस्तु अपने नीचे से द्रव्यमान के बराबर ही द्रव्यमान को हटाती है। जिस प्रकार एक नाव जल में तैरती है, उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले आद्य स्तर में तैर रहा है और उसका अधिकांश भाग काफ़ी गहराई तक डूबा हुआ है। उन्होंने प्लावी हिमशैल का भी उदाहरण दिया कि जब हिमशैल तैरता है तो उसका एक भाग जल के ऊपर रहता है तथा 9 भाग जल में डूबे रहते हैं। यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 है तथा आद्य स्तर घनत्व 3.3 मान लिया जाए तो भूपृष्ठ के प्रत्येक भाग को आद्य स्तर के ऊपर रहने के लिए अपने 8 भागों को आद्य स्तर के नीचे रहना पड़ेगा। उन्होंने एक प्रयोग भी किया। उन्होंने लकड़ी के विभिन्न आकार के टुकड़े लिए जिनका घनत्व समान था। ये लकड़ी के विभिन्न आकार के टुकड़े संतुलन बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते हुए उसी अनुपात में ऊपर दिखाई देते हैं। उसने यही प्रयोग पारा भरे बर्तन में तांबे के टुकड़े रखकर भी किया और परिणाम ठीक वही रहा। उन्होंने बताया कि जैसे ये लकड़ी के टुकड़े जल में तैर रहे थे और तांबे के टुकड़े पारे में तैर रहे थे, उसी प्रकार पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तल भी लगभग इसी स्थिति में है। सभी घनत्व समान सा है और वे अधिक घनत्व वाले आद्य स्तर पर तैर रहे हैं। एयरी और प्राट की मतों की तुलना करें तो अलग अलग विद्वानों ने इनका अपना अपना पक्ष रखा है। जैसे कि आपको चित्र में भी दिख रहा है कि पहले चित्र में लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग दिखाया गया है और दूसरे चित्र में पर्वत, पठार, बेसिन की स्थिति दिखाई गई है। एयरी और प्राट के विचारों में अधिक मान्यता एयरी के मत को मिली है, लेकिन इनका मत भी पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है। अगर हिमालय इतना अधिक गहराई तक डूबा हुआ है तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ जाता है, उस अनुसार हिमालय की जड़ों के पास पहुँचते पहुँचते वह ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। दोनों की मतों की तुलना करें तो दोनों ने अलग अलग समय में अपना मत दिया। प्राट ने 1855 में और एयरी ने 1859 में। दोनों ने ही समानता ये बताई कि सभी पदार्थ अपने एक नियम का पालन करके संतुलन में है। प्राट तैराव के नियम में विश्वास नहीं करते थे जबकि एयरी तैराव के नियम में विश्वास करते थे। उन्होंने क्षतिपूर्ति तल की बात करी जबकि एयरी ने जड़ की बात करी। एयरी समान घनत्व और विभिन्न गहराई की बात करते हैं जबकि प्राट समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व में विश्वास करते हैं। एयरी और प्राट के अलावा अनेक विद्वानों ने भी अपने अपने पक्ष रखे, जैसे हैफोर्ड और बोवे की धारणा, इन्होंने भी प्रयोग किया।
और क्षतिपूर्ति तल की बात की। जोली ने क्षतिपूर्ति क्षेत्र नाम दिया क्षतिपूर्ति तल को कि ये वह एक क्षेत्र है जो लगभग 16 किलोमीटर विस्तार में है और इस पर सभी वस्तुएं समान भार डालती हैं और इसे क्षतिपूर्ति कटिबंध की संज्ञा भी दी। होम्स ने भी अपना विचार रखा था और होम्स ने भी बताया कि वास्तव में भू संतुलन की स्थिति पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती, तथापि पूर्ण स्थिति की ओर संतुलन की दशा दृष्टिगत होती है। उन्होंने बताया कि वास्तव में आइसोस्टेसी नहीं होती, लेकिन हम इस ओर बढ़ते हैं और इसकी ओर दशा देखने को मिलती है। इन प्रैक्टिस परफेक्ट आइसोस्टेसी इज रेयरली अटेन्ड, though there is a generally remarkable close approach to it। तो ये हमने आज पढ़ा सम स्थिति, जिसमें कुछ विद्वानों के हमने मत पढ़े।